कविता, मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। एक भी पल ऐसा नहीं जाता कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। मेरा मतलब है, कल रात को ही देख लो ना, सोते समय तुम। अरे यार, फिर शुरू हो गए विनय। तुम क्या एक ही बात कहते कहते थक नहीं जाते? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ, मैं वास्तव में तुम्हारे प्यार की सराहना करती हूँ और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तुम्हारा सम्मान भी करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो कभी नहीं दे पाऊँगी जो तुम मुझसे चाहते हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी भावनाएं नहीं है विनय, जैसी तुम्हारे मन में मेरे लिए है। मुझे सचमुच माफ़ कर दो विनय। हाँ कविता, लेकिन अगर मैं जो सोचता हूँ, जो महसूस करता हूँ, वो कह दूँ तो इसमें बुराई क्या है? क्या मैं बात भी नहीं कर सकता? हाँ, लेकिन कितनी बार? क्या तुम समझ रहे हो? मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे प्यार को पहचानती हूँ, लेकिन फिर एक ही बात बार बार क्यों कहनी है? हमेशा ऐसा ही होता था। विनय अपने प्यार का इजहार करता और कविता गुस्से से प्रतिक्रिया देती। कविता और विनय की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। दोनों की मुलाकात कंप्यूटर क्लास में ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करते समय हुई थी। कविता बहुत बुद्धिमान, मिलनसार और प्रेमपूर्ण थी, लेकिन उसके पिता की मिल की नौकरी बंद हो गई और वो लकवाग्रस्त हो गए, इसलिए उन्हें घर पर ही रहना पड़ा। उसकी माँ बर्तन धोकर और 4-5 लोगों के लिए खाना बनाकर घर चलाती थी। इसलिए कविता अपना करियर बनाना चाहती थी, खूब सारा पैसा कमाना चाहती थी और खुशी से रहना चाहती थी। कविता इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जी रही थी। विनय घर का एक लौता था। उसके पिता लोकल ट्रेन में बतौर मोटरमैन काम करते थे और उसकी माँ एक बैंक कर्मचारी थी। कुल मिलाकर विनय के परिवार का जीवन स्तर अच्छा था और वो खा पीकर खुश था, लेकिन विनय एक पैर से अपाहिज था। हाँ, उसका बायां पैर रेल अपघात में कट गया था। इसलिए वो अन्य लोगों की तरह चलता नहीं था। वो सामाजिक समारोह और मित्र मंडलियों से दूर ही रहा करता था। वो थोड़ा अंतर्मुखी था, लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके जितने बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग बहुत कम ही होते हैं। उसमें सदैव भौतिकवादी और प्रासंगिकता की भावना रहती थी। विनय आसानी से कविता के सपनों को पूरा कर सकता था। उसकी दोस्ती बहुत मजबूत हो गई थी। वो उसकी हर बात का ख्याल रख रहा था। विनय ने कविता के पिता को बेहतर जगह पर इलाज कराने में मदद की। वो उसकी हर समस्या, हर संकट को अपना मानता था तथा हर संभव तरीके से उसे इससे बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन हृदय विदारक खबर आई कि आतंकवादियों ने एक लोकल ट्रेन में बम लगा दिया और ट्रेन में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में विनय के पिता की मृत्यु हो गई और विनय की माँ सीधे कोमा में चली गई। विनय की जिंदगी रातों रात बदल गई। उस समय कविता का साथ रहना उसके लिए पूरक था। उसके साथ रहने से उसे स्वस्थ होने का मौका मिला। वो हर परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखने में सक्षम हुआ। वो घर से ही लैपटॉप पर बाहरी प्रोजेक्ट लेकर उन्हें पूरा करके उनसे पैसे कमाकर खुद का खर्चा चलाकर कविता की भी मदद करने लगा। जीवन के कठिन समय में कविता के सहारे ने उसे एक अलग तरह का एहसास दिला दिया। हाँ, उसे कविता से प्यार हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, इससे बढ़ के भी कुछ है। दोनों की मुलाकात को अभी 1 साल ही हुआ था और उनके बीच ऐसा रिश्ता विकसित हो गया था जो कल्पना से परे था। विनय ने कविता की हर बात का और भी अधिक ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो उसके सारे खर्चे उठाने लगा। वो ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। विनय ने उसकी माँ को एक अच्छे होटल में खाना बनाने का काम दिलवा दिया और रोज़ उसके पिता के पूरे शरीर की मालिश करके देने लगा। उसके पिता थोड़ा लड़खड़ाते हुए, संघर्ष करते हुए क्यों ना हो, खुद से चलने लगे थे। विनय की वजह से कविता थोड़ा सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी सहायता करने के लिए कोई रिश्तेदार या पड़ोसी नहीं था। विनय को भी समझ में आने लगा था कि भगवान ने ही उन्हें मिलाया है और ये भगवान की कृपा से ही था कि वो उससे प्यार करने लगा था। कविता का जन्मदिन 27 जुलाई को होता है। उसके जन्मदिन पर विनय ने उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का निर्णय लिया और सार्वजनिक रूप से उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया। कविता के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आश्चर्य की चमक। उसने उपहार स्वीकार किया और धन्यवाद कहा। वो उसकी हर हरकत पर मीठी मुस्कान बिखेर रही थी और धन्यवाद कह रही थी। दोनों भी उन पलों का और उस समय का आनंद ले रहे थे।
विनय, सचमुच तुम नहीं होते तो मैं क्या करती। तुम्हारी मदद और संगत से मेरा डर थोड़ा कम होने लगा। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुझे विश्वास होने लगा कि विनय मेरे साथ है और हम मिलकर उस संकट का सामना कर लेंगे। हाँ कविता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। कविता, हमारे बीच ये रिश्ता उस ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर की कृपा से हमारी मुलाकात हुई। मैंने कभी भी तुमसे इस तरह प्यार करने का फैसला नहीं किया था। ये जो कुछ भी होता गया वो अपने आप होता गया और मैंने इसे महसूस किया। क्या मैं तुम्हें एक कविता सुना सकता हूँ? कुछ मत बोलो, तुम घूम फिर कर ना वही आ जाते हो विनय। ओह, तुमने उस दिन मेरे जन्मदिन पर मुझे प्रपोज किया, मैंने शुक्रिया अदा किया, हो गया ना। तुम फिर भी हर दिन एक ही बात क्यों बार बार कहते रहते हो? लेकिन कविता, चुप रहो, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, बंद करो ये बकवास। लेकिन कविता, एक दिन होटल से घर लौटते समय कविता की माँ सड़क पार करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे तत्काल सर्जरी की ज़रूरत थी क्योंकि उसका हाथ पूरी तरह से टूट गया। इसमें बहुत खर्च लगेगा, ये सोचकर कविता रो रो कर बेहोश हो गई। विनय पैरों से अपाहिज होकर भी भागदौड़ करने लगा और कविता की सहायता करने लगा। वो अपना एकमात्र लैपटॉप बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर ले आया। फिर भी थोड़ा पैसा कम पड़ रहा था। अपने कटे हुए पैर का फ़ायदा उठाकर वो चुपके से विरार से चर्चगेट वाली ट्रेन में भीख मांगने चला गया। संघर्ष करने लगा और ऊपर के ज़रूरी पैसे उसने हासिल कर लिए और कविता को दे दिए। कविता की माँ की सर्जरी सफल हो गई और उसकी माँ के हाथ की हड्डी एक रॉड से जोड़ दी गई। विनय ने लाई हुई राशि का अस्पताल में भुगतान किया। कविता हमेशा की तरह विनय के सामने व्यक्त होकर भावुक होने लगी और विनय के दिल में उसके प्रति जो प्यार था वो फिर से उमड़ने लगा और विनय भी अपने प्यार का इजहार करने लगा। लेकिन माहौल और परिस्थिति को देखते हुए इस बार कविता नाराज़ नहीं हुई। हल्का सा मुस्कुराकर उसने प्रतिक्रिया दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और हेलो कविता, सुनो ना, आज मेरी माँ थोड़ी सी हिली। डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा से बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसे एक छोटे से ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन उसे ना वहाँ पूरी रात अपने साथ रहने के लिए एक महिला की ज़रूरत है। कविता, क्या तुम उसके साथ अस्पताल में रुक सकती हो? रात भर अस्पताल में? नहीं विनय, मुझे वहाँ की गंध बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे उल्टी आ जाती है और मेरे घर वाले मुझे पूरी रात ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर कोई और पर्याय है तुम्हारे पास तो उसको पूछ लेना। मुझसे नहीं होगा, माफ़ कर दो। विनय कुछ भी सोच नहीं सका। उसने ठीक है कहा और अपना मोबाइल फ़ोन जेब में रख लिया। वो अस्पताल में एक नर्स को अतिरिक्त पैसे देकर तथा अपनी माँ के साथ रहने का अनुरोध करके घर चला गया। आंखें बंद करके उसे कविता के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। उसके होंठों पर एक दिव्य मुस्कान उभर आई। उसे कविता की मुस्कुराहट, उसका रूप और उसके साथ रहना बहुत पसंद था। चाहे वो कैसा भी व्यवहार करे या कुछ भी बोले, विनय उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को हमेशा तैयार रहता था। वो कविता के लिए जितना संभव था कर रहा था, बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देने का रवैया बनाए हुए था। उसने कभी उसकी गलतियों पर या बुरे व्यवहार पर ध्यान ही नहीं दिया था। एक दिन अचानक कविता अपना मोबाइल फ़ोन पूरे दिन के लिए बंद करके कहीं चली गई। रात को जब कविता ने खुद सामने से फ़ोन किया तब विनय ने सहजता से पूछा, अरे कविता, तुम सारा दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया, तुम कहाँ गायब थी? तुम्हें क्या करना है? मैं जहाँ भी रहूँ। तुम पूछने वाले होते कौन हो? मेरे पिता या मेरे बड़े भाई? पहली बार कविता को ऐसे अजीब तरीके से बोलते हुए सुनकर विनय की आंखों में आंसू आ गए। विनय के बारे में बिना सोचे उसने कॉल काट दिया और उस धागे को तोड़ दिया जो उनके रिश्ते को एक साथ बांधे हुए था। विनय हमेशा खोया खोया चुप चुप रहने लगा और उसे पहले जैसा मज़ा नहीं आता। कविता ने भी उससे शिकायत करना शुरू कर दिया कि वो अब पूरी तरह से उसके साथ ऊब चुकी है। दोनों पहले की तरह मिलजुल कर बातचीत नहीं कर पाते थे। अरे विनय सुनो, तुम्हें पापा की मालिश करने आए हुए काफ़ी समय हो गए ना? वो पूछ रही थी कि विनय क्यों नहीं आता। कविता ने खुद फ़ोन करके पूछताछ की, इसलिए काफ़ी दिनों बाद विनय के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने कहा कि वो कल अवश्य आएगा और अगले दिन हमेशा की तरह मालिश करने के लिए उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर पता चला कि कविता सुबह से ही कहीं बाहर गई हुई है और ज़्यादा पूछने पर पता चला कि अपने एक नए दोस्त महेश के साथ सिनेमा देखने गई है। महेश? ये महेश कौन है? मैं कैसे नहीं जानता? विनय उलझन में पड़ गया। शाम को फ़ोन पर उसने कविता से महेश के बारे में पूछा
और कविता फिर से चिढ़कर बोली, तुम मेरे घर मेरे पापा को मालिश करने गए थे या औरतों की तरह घर पे चुगली लगाने गए थे? तुम्हें मेरी निजी ज़िंदगी से क्या लेना देना है विनय? थोड़ी उंगली क्या देती, तुम तो मेरा पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। दोस्त हो तुम, मेरे प्रेमी नहीं हो और तुम मेरे पति भी नहीं हो। तो क्या महेश तुम्हारा प्रेमी है? मुझे बता दो ना माजरा क्या है। क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ मामला चल रहा है? मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं चला जाऊँगा। क्या बचपन में तुम्हारे सर पे चोट लगी थी क्या? हम कब इतने करीब हुए थे कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे? क्या तुम नशे में हो या कोई गंभीर दिमागी बीमारी है तुम्हें? और महेश, वो कोई भी हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम हो कौन? तुम अपने बारे में सोचते क्या हो? पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था कि तुम मिले। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, तुम जाओ यहाँ से। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास कोई विचार नहीं बचा था। विनय परेशान हो रहा था। फिर उसने हमेशा की तरह अपनी आंखें बंद की और कविता के साथ बिताए खूबसूरत पलों को फिर से याद करने की कोशिश की। बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर फिर से मधुर मुस्कान आई और अचानक उसकी आंख से एक आंसू गिर पड़ा। उसे लगने लगा कि शायद वो एक पैर से अपाहिज है और उसने अपने आप को इतना सहज बना लिया है कि कविता को उसके आसपास असहज महसूस होता होगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। कविता भी तो संपूर्ण नहीं थी और ना ही दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन विनय फिर भी उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन कविता के मन में विनय के लिए ज़रा भी प्यार की भावना नहीं थी। विनय को एक दिन अचानक अस्पताल से फ़ोन आया और पता चला कि उसकी माँ कोमा में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी से अपनी बात कहने और किसी के कंधे पर सर रखकर रोने के बारे में सोचते हुए उसका हाथ अपने आप ही अपनी जेब में चला गया और कविता को फ़ोन लग गया। हेलो कविता, तुम कहाँ हो? विनय, तुम सुधरोगी नहीं ना? मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ? बस तुम्हें जासूसी करनी है ना? अरे कुछ काम धाम करो और पैसे कमाओ। तुम्हारी माँ कोमा में है, अस्पताल में, उसके बारे में कुछ तो सोचो। बेशरम, पूरा दिन कुत्ते की दुम बन के मेरे पीछे पीछे मत आओ। रख दो फ़ोन, और अगर फिर से बेवजह का कॉल या मैसेज आया तो सीधे ब्लॉक हो जाओगे, याद रखना। विनय का दिल इस तरह फटा मानो उसे ब्लेड से काट दिया हो। उसके मन में चल रही उथल पुथल किसी के भी समझ से बाहर थी। वो अस्पताल जाने के लिए लोकल ट्रेन में चढ़ा। वो अपनी आंखें बंद करके कविता के साथ बिताए खूबसूरत पलों को फिर से एक बार याद करने की कोशिश करता हुआ ट्रेन से जा रहा था और उसे कविता की कड़वी बातें याद आने लगी। उसका गुस्सा और उसका बुरा स्वभाव याद आने लगा। विनय की आंखों से आंसू आ गए। वो उठा और दरवाजे तक गया और बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से बाहर कूद पड़ा। विनय के पिता की ट्रेन बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। उसकी माँ कुछ वर्षों से कोमा में चली गई थी और आज वो भी उसे छोड़कर चली गई। और जिस व्यक्ति पे उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वो कविता भी अब उसकी नहीं रही थी। इस विचार ने विनय की जीने की इच्छा को मार दिया था और इसलिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। शाम को विनय और उसकी माँ के शव इमारत के नीचे सुलाए गए। भीड़ में बिल्डिंग के कई लोग और विनय के कुछ रिश्तेदार शामिल थे। कविता उसी भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई सामने का दृश्य देखकर बेहोश हो गई। विनय अपाहिज था और उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था और इसलिए ट्रेन से सफ़र करते हुए दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई, ऐसी खबर हर जगह फैल गई और कविता को भी यही बात सही लगी। कुछ दिनों के बाद कविता के पिता को परेशानियां होने लगी। उनके शरीर का बायां हिस्सा बहुत दर्द कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही दर्द था जैसा लकवा होने से पहले उन्होंने शुरुआत में महसूस किया था। वो दर्द से कराह रहे थे। अपने आप ही उनके मुंह से विनय का नाम निकल पड़ा। विनय बहुत अच्छी मालिश करता था बेटा, मैं उसकी वजह से इतना ठीक हो गया था। तुम कहाँ चले गए विनय? विनय बेटा। कविता महेश के साथ कैफे में बैठी थी। उसके सामने पिज्ज़ा रखा हुआ था। महेश वहीं बैठा अपनी बकबक कर रहा था, लेकिन कविता बहुत शांत थी। वो अचानक बोली, महेश, इतने महीनों में मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं है और घर की हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है। मुझे तुमसे थोड़ी मदद की ज़रूरत थी। बस इतना ही ना? ओह तो ठीक है, एक काम करो, कल तैयार हो जाओ और खुली हवा में बाहर चलो मेरे साथ घूमने। तुम्हारा मूड भी बढ़िया बन जाएगा और तुम मेरा मूड भी बढ़िया बना दोगी। है ना डार्लिंग? कविता के दिल में अचानक एक दर्द महसूस हुआ और उसे विनय की याद आ गई। बाहर से बस आंखें सूखी थी,
लेकिन भीतर से वो टूट फूट कर रोने लगी। कविता को इस बात का गहरा एहसास हुआ कि विनय, जिसने बिना किसी अपेक्षा के पूरे दिल से उसके साथ रिश्ता निभाया था और जो हर अच्छे बुरे समय में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा था, अब कभी वापस नहीं आएगा। उसे पश्चाताप होने लगा। रंग बिरंग कपड़े, चमचमाती कार जो महेश ने अपने पिता के पैसों से खरीदी थी और उसका चंचल स्वभाव, कविता को सब कुछ नीरस लगने लगा और उसे समझ आया कि वो प्यार के नाम पे बेवकूफ़ी कर रही थी। आखिरी बार वो विनय के साथ खिलकर हंसी थी। वो धीरे धीरे महेश से दूर जाने लगी और उसे पता लगा कि महेश दूसरी जगह भी मुंह मारता था। जब कविता खुद नहीं होती तब सीमा, नेहा, स्मिता, न जाने कितनी लड़कियां महेश के साथ होती। कविता महेश के बनावटी और झूठे रिश्ते में फंसकर खुद को खो चुकी थी और विनय जैसे सच्चे, ईमानदार और समर्पित दोस्त को खोकर बहुत बड़ी मूर्ख साबित हो चुकी थी।